नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और नए साल 2026 पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सोमवार को कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मिलजुला असर देखने को मिला। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और चूरू सहित कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। वहीं सर्द हवाएं तेज बनी रहीं। हनुमानगढ़, करौली, माउंट आबू, फतेहपुर समेत कई क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी के चलते ओस की बूंदें जम गईं और पाला पड़ना शुरू हो गया है। इसके कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या मावठ की संभावना है। 31 दिसंबर को बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में बादल छाए रह सकते हैं तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 1 जनवरी को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर जिलों में बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 2 जनवरी से मौसम के पुनः शुष्क रहने की उम्मीद है। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में घना कोहरा छाने की संभावना है। राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य के प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान जी मंदिर पहुंचने वाला सिलिबेरी गेट अचानक बंद कर दिया गया है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इसे बहुत ही दुखद कदम बताया है। उन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी दी कि वह भगवान और उनके भक्तों के रास्ते में रुकावट न डाले। इस फैसले से स्थानीय लोग और श्रद्धालु बेहद नाराज हैं। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सिलिबेरी गेट लंबे समय से सबसे आसान रास्ता रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और भक्तों के लिए यह सुविधाजनक मार्ग था, लेकिन अब इसे बिना किसी ठोस वजह या दूसरी व्यवस्था के बंद कर दिया गया। इससे हर तरफ गुस्सा फैल रहा है। लोगों ने गेट दोबारा खोलने की मांग में ज्ञापन भी सौंपा है। गेट बंद होने से अब श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह बहुत परेशानी भरा है। वे दुर्गम पहाड़ी मार्गों से गुजरते हैं जहां खतरा ज्यादा है। इससे न सिर्फ दर्शन मुश्किल हुए बल्कि स्थानीय लोगों का रोजाना आना जाना भी प्रभावित हो रहा है। गांवों में रोजगार और व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। लोग कहते हैं कि यह फैसला उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है। आक्रोश इतना बढ़ गया है कि हर कोई सरकार से जवाब मांग रहा है। टीकाराम जूली ने लोगों की इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि सिलिबेरी गेट को जल्द से जल्द श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। जूली का कहना है कि सरकार को लोगों की आस्था और सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। बिना वजह का यह बंद होना न सिर्फ अन्याय है बल्कि भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और बढ़ सकता है। विपक्ष इसे सरकार की लापरवाही बता रहा है, जबकि श्रद्धालु उम्मीद कर रहे हैं कि गेट जल्द खुलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। नए साल से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। युवा नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंगलवार दोपहर तक तैयार होगा। आज की बैठक में यह मुद्दा हो सकता है कि 2 संतान का नियम हटेगा या नहीं। नियम के अनुसार मामला यह है कि अगर किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हैं, तो वो पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव जीतने के बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानकारी छुपाई है और उसकी तीसरी संतान भी है, तो उसे पद से हटा दिया जाता है।
आज की बैठक में इस नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर सकती है। अगर कैबिनेट बैठक में इस पाबंदी को हटाया जाता है तो पंचायत चुनाव में अलग माहौल देखने को मिलेगा। बैठक में संभावना है कि युवा नीति को मंजूरी मिल सकती है। राजस्थान की युवा नीति युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में राजस्थान युवा नीति 2025 की अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसका लक्ष्य युवाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बैठक में सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन पर भी फैसला हो सकता है। इससे बिजली के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलेगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने कहा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बता दें कि अरावली पहाड़ियों को बचाने के विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी। उस फैसले में केंद्र सरकार की कमेटी की सिफारिश मानकर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय की गई थी। इसमें 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची जगहों को ही अरावली माना गया था। इससे पहाड़ियों के बड़े हिस्से को खनन और विकास की सुरक्षा से बाहर कर दिया गया था, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में चला जन आंदोलन और सेव अरावली मुहिम की वजह से कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया। गहलोत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर आरोप लगाया कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, उन्होंने अपने ही जिले अलवर में इस जून में सरिस्का टाइगर रिजर्व का संरक्षित क्षेत्र का दर्जा बदलकर वहां खनन शुरू करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अरावली की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। अभी नई खदानों पर पूरी तरह रोक है। कोर्ट ने जनता के विरोध और कुछ अहम मुद्दों पर स्पष्टता न होने का हवाला देते हुए यह रोक लगाई। अब एक नई हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ होंगे। यह कमेटी पूरे मुद्दे की जांच करेगी और अरावली की सही परिभाषा तय करने में मदद करेगी। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। तब तक पुराना फैसला लागू नहीं होगा, ताकि कोई स्थायी नुकसान न हो। यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र ने 13 अक्टूबर को नई परिभाषा सुझाई और कोर्ट ने 20 नवंबर को उसे मान लिया। इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। साथ ही विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इससे दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी और पर्यावरण को बहुत खतरा होगा। अब कोर्ट की रोक से पर्यावरण प्रेमियों को राहत मिली है, लेकिन अंतिम फैसला नई समिति की रिपोर्ट पर होगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक मानवीय और जागरूकता से जुड़ा पहलू देखने को मिला, जब उन्होंने सड़क पर स्कूटी से जा रहे बच्चों को रोककर उसे यातायात नियमों का महत्व समझाया। बता दें कि यह घटना 26 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जो झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र स्थित गोदाम की तलाई इलाके में हुई। वसुंधरा राजे डाक बंगले से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकृष्ण पाटीदार के निवास की ओर जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि दो छात्र स्कूटी पर सवार होकर कोचिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस पर राजे ने तुरंत अपनी कार रुकवाई और स्कूटी सवार बच्चों को पास बुलाया। बच्चों से बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने उनसे पूछा कि हेलमेट कहाँ है। इस पर बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हेलमेट उनके पास रखा हुआ है। इस पर राजे ने सहज लेकिन सख्त लहजे में कहा कि हेलमेट रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राजे ने कहा कि छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने बच्चों को अपने परिवार और भविष्य की जिम्मेदारियों का भी हवाला देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। बच्चों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आगे से नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ कार में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा भी मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष बालचंद राठौर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना। जयपुर जम्वा रामगढ़। गुजरा वर्ष रामगढ़ बांध और जयपुर के लिए यादगार वर्ष रहा। रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार का साथ मिला। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहुंचकर श्रमदान किया। शहरवासियों और ग्रामीणों का भी पूरा साथ मिला। 2 माह से अधिक समय तक नियमित रूप से श्रमदान चला। इसरदा बांध से यहां तक पानी लाने के लिए फरवरी में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है।
सरकार और लोगों के सहयोग से यहाँ काफी काम हुआ है। हालांकि अभी बांध प्यासा है और पानी आने में समय लगेगा। बांध के पुनर्जन्म से पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत श्रमदान शुरू हुआ। पहले दिन जनसभा हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पहले दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने श्रमदान किया था। इसके बाद लगातार 64 दिन तक श्रमदान किया गया। इसमें शहर के व्यापारिक, सामाजिक संगठनों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मानसून आने से पहले हजारों ट्रक मिट्टी निकाली गई। भराव क्षेत्र से विलायती बबूल हटाए गए। जिन स्थानों से खुदाकर मिट्टी को हटाया गया था, वहां आज भी बरसात का पानी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि बांध को फिर से जीवित किया जा सकता है। संशोधित पार्वती, कालीसिंध, चंबल लिंक परियोजना के तहत ईसरदा बांध के पानी से रामगढ़ बांध को भरा जाएगा। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक बिछाई जाने वाली 175 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। फिलहाल अधिकारी सर्वे रिपोर्ट का मौके पर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। जनवरी में लाइन बिछाने का अलाइनमेंट तय हो जाएगा, परियोजना से जुड़े शीर्ष अधिकारियों का कहना है। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। जनअभियान के तहत हुए श्रमदान और रामजल सेतु योजना ने संकल्प जगाया है कि बांध में पानी लौटेगा। इससे पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। आज 30 दिसंबर को बांध के 129वें स्थापना दिवस पर रामगढ़ बांध बचाओ संघर्ष समिति की ओर से केक काटकर दीपदान किया जाएगा। वहीं रिलाइव जम्वारामगढ़ मिशन एवं जम्वारामगढ़ समग्र विकास परिषद की ओर से बांध की पाल पर रोशनी और सजावट की जाएगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योजना को मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर हो गए हैं और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है।